हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तलड़ा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि हाउ टू टैकल सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट, हाउ टू टैकल एसएलसीएम। ठीक है, एसएलसीएम को कैसे हैंडल कर रहे हैं, क्या निटिग्रिटीज हैं, क्या टाइप ऑफ पेपर हैं, क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, क्या नॉट सो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं एक्चुअली जो बच्चों को फेस करने पड़ रहे हैं, रिविजन कैसे करें, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। सारे जो भी टिप्स ट्रिक्स हैं, जो भी मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं, कहाँ आपको हार्डवर्क करना है, कहाँ चीज़ें ईजी हैं, क्या सीक्वेंस में पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो ड्यू एंश्योर कि आप ये पूरा वीडियो आखिरी तक देखें। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर वेटेज से। ठीक है, वेटेज पूरा मैंने प्लॉट किया हुआ है दिसंबर 18 से लेके जून 22 तक। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि क्लियर क्लियर क्या क्या चैप्टर्स हैं जो एमर्ज होके आपको दिख रहे हैं। सबसे पहला है आपका चैप्टर 15, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट। ठीक है, सबसे ज्यादा वेटेज उसी का है, कंसिस्टेंट है, और अलग से क्योंकि पार्ट बी है तो पता है कि वहां से आने वाला है। ठीक है, और इंटरमिजरी का अगर आप देखोगे तो ओवर द इयर्स, ओवर द अटेम्प्ट्स, वेटेज कम होते जा रहा है। ठीक है, तो दोनों का मिला के आपको पता ही है वेटेज कितना है। ठीक है, 30 मार्क्स का आपका वेटेज होता है पार्ट बी का, और पार्ट ए आपका 70 मार्क्स का है। तो ऑप्शन मिला के ये सारा वेटेज है। पूरा पेपर जो होता है आपका वो 135 मार्क्स का होता है। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसा आपका पूरा वेटेज है। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मुझे दिख रहा है वो है स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट, जो बट ऑब्वियस है। सेकंड नंबर पे आता है आपका आईसीडीआर, आईसीडीआर फिर आता है एलओडीआर। ठीक है, तीन सबसे बड़े चैप्टर्स हैं और आधा पेपर लगभग इन्हीं में से आता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद कोई बहुत हाई वेटेड चैप्टर है, ठीक है, तो वो मेरे हिसाब से है, मतलब अब आपको पता ही होगा शेयर बेस्ड पेमेंट और स्वेट इक्विटी मर्ज हो गए, तो मर्ज्ड चैप्टर का भी अच्छा खासा वेटेज है, आप देख सकते हो। ठीक है, शेयर बेस्ड पेमेंट एंड स्वेट इक्विटी, उसका भी अच्छा खासा वेटेज है। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स काफी इंपॉर्टेंट है बट वेटेज धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन म्यूचुअल फंड का आता ही आता है, लगभग हम हर अटेम्प्ट में आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो थ्योरी काफी कम आ रही है अब, बस एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आ रहा है। क्लियर है, तो ऐसा कुछ है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स अगर मैं कहूं तो ये सारे एमर्ज होके आ रहे हैं। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, सर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो हम क्या करें, आप पूरा डिटेल में कवर करो। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर का मतलब है कि आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है, उस चैप्टर को जितना हो सके, जितना डिटेल में हो सके उतना ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। और जब भी आप रिवाइज करो तो प्रायोरिटी भी इन्हीं चैप्टर्स को पहले आपको देनी चाहिए। तो ये उसका सिग्निफिकेंस है ऑफ बीइंग कैटेगराइज्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट, आईसीडीआर, एलओडीआर, म्यूचुअल फंड, एसबीबीएसई और इंटरमीडियरीज, ये सारे चैप्टर्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कंसिस्टेंटली हर अटेम्प्ट में इस पे क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसको बहुत ज्यादा डिटेल में कवर करना चाहिए। सेकंड कैटेगरी है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है और एकदम कम इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, मीडियम कैटेगरी में आता है, तो वो मीडियम वेटेड चैप्टर्स हैं। बायबैक क्वेश्चंस आते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग पे भी क्वेश्चंस आते ही हैं, और एसएएसटी रेगुलेशंस। ठीक है, इन सब में एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो 5, 6 या 7 या 4 इस टाइप का इसका वेटेज है और हर अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, खासकर अगर मैं कहूं एसएएसटी, इनसाइडर ट्रेडिंग या डिस्प्यूट्स, सब में केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन आता है। सब में केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन आता है, लंबे 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 क्वेश्चन आते हैं, पढ़ने में 10-15 मिनट निकल जाते हैं। मतलब आप पहले ही हार जाते हो, 15 मिनट पढ़ने में लग जाते हैं, समझने में लग जाते हैं कि क्या टॉपिक पे है, क्या प्रोविजन था, कैसे हम इसको लिखें। 10-15 मिनट तो आपके वहीं निकल जाते हैं। तो ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, खासकर एसएएसटी से या इनसाइडर ट्रेडिंग से लगभग केस स्टडी टाइप क्वेश्चन ही आ रहा है। ठीक है, और फिर है नॉट सो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। तो इसको आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसमें इसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट होगा आप उतना ही पढ़ के जा सकते हो, या रिवीजन में इनको आप लास्ट प्रायोरिटी में आप रखो। ठीक है, कवर करके जाना है पूरा चैप्टर, कोई भी आप स्किप मत करना, पूरा पूरा चैप्टर कोई भी स्किप नहीं करना है।
इसको बस बहुत ही ज्यादा फुल डिटेल में न पढ़े तो भी चल जाएगा। तो ये सारे नॉट सो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। डिपॉजिटरी, ठीक है, डिपॉजिटरीज एक्ट चैप्टर 3। डीलिस्टिंग, डीलिस्टिंग भी खैर इंपॉर्टेंट है बट आ नहीं रहा, क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है, हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो डीलिस्टिंग से कभी आता है कभी नहीं भी आता है, तो इसलिए मैंने नॉट सो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में रखा हुआ है। बट हाल ही में इसमें अमेंडमेंट था, आपको पता ही होगा, पूरे रेगुलेशंस रिप्लेस हो गए, सब्सटीट्यूट हो गए, 2021 गाइडलाइंस डीलिस्टिंग की आ चुकी हैं। हो सकता है अब क्वेश्चन आए, ठीक है, तो इसमें थोड़ा चेंज हो सकता है। फिर सेबी एक आध क्वेश्चन आता है, सिक्रा एक आध क्वेश्चन आता है, ये सब 4-4 मार्क के वेटेज वाले हैं, और एक आध अटेम्प्ट में तो इन पे क्वेश्चन आया भी नहीं है, ऐसा भी हुआ है। और फिर है सीआईएस, इसमें बस एक आध अटेम्प्ट में ही ज्यादा क्वेश्चन आ गया था, पर हिस्टोरिकली आप देखोगे तो सीआईएस पे कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं, ठीक है। तो ये आपका लगभग कैटेगराइजेशन हो गया चैप्टर्स का। इसके हिसाब से आप कवरेज, सीक्वेंस, प्रायोरिटीज अपने डिसाइड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, फिर हम फोकस शिफ्ट करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे, ठीक है, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं प्रॉपर फॉर्मूला या कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, जिसमें लॉ के प्रोविजंस कुछ खास इंप्लाई नहीं करने होते हैं, ठीक है। तो इसका भी वेटेज आप देख सकते हो, आपके लिए काफी मेहनत करके मैंने हर अटेम्प्ट में वेटेज निकाला हुआ है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कौन से अटेम्प्ट में कितने आए हैं, ठीक है। तो दिसंबर 18 में आप देखोगे 10 मार्क्स, जून 19 14, दिसंबर 19 5 मार्क्स, दिसंबर 20 9 मार्क्स, जून 21 18 मार्क्स, दिसंबर 21 आपका है 12 मार्क्स, और जो लेटेस्ट पेपर हुआ था जून 22 इसमें आया था 10 मार्क्स, ठीक है। तो 10 मार्क्स एवरेज आप मान सकते हो कि 10 मार्क का तो ऑन एन एवरेज आ ही रहा है। सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट थे जब, मतलब एक ही बार एक ही अटेम्प्ट ऐसा है जब सिर्फ 5 मार्क्स का आया था, नहीं तो 9 10 या उसके ऊपर ही इसका वेटेज आ रहा है। तो आपको इसको अलग से ध्यान देना चाहिए। अब सर कौन से टॉपिक्स पे या कौन से चैप्टर में से न्यूमेरिकल आ रहे हैं, तो ये आपकी लिस्ट है, ठीक है। कौन से टॉपिक्स पे आ रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स, एनएवी, ठीक है, पब्लिक इशू, पब्लिक ऑफर प्राइस या क्लोजिंग वैल्यू या एनएवी, एनएवी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं अलग अलग टाइप के। फिर ऑप्शंस पे क्वेश्चन आता है, पार्ट बी में पहला क्वेश्चन ऑप्शंस पे आ रहा है। अब आ भी रहा है नहीं भी आ रहा है, ठीक है, इसमें थोड़ा फ्लक्चुएशन हो रहा है। फिर है 2 बार एंटरप्राइज वैल्यू पे क्वेश्चन आ चुका है, 3-3 मार्क का, 3 मार्क्स का ही आता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन था। एंटरप्राइज वैल्यू 2 बार आ चुका है। फिर है शेयर वारंट्स पे भी 1-2 बार क्वेश्चन आ चुका है। कट ऑफ प्राइस आजकल ये आ रहा है, आजकल ये आ रहा है, ठीक है, कट ऑफ प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे बुक बिल्डिंग का। फिर है कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का भी 1-2 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये भी आ रहा है आजकल, ऑप्शंस की जगह पे बॉन्ड्स के कन्वर्जन का क्वेश्चन आ रहा है। और फिर एक है बायबैक, बायबैक भी प्रैक्टिकल 1-2 बार आ चुका है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो न्यूमेरिकल्स हैं, जिसमें आपको कोई कैलकुलेशंस करनी है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये टॉपिक्स पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स का आपका वेटेज है, ठीक है। चलिए, और इसके जो पास्ट में सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसकी एक अलग से फाइल भी मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए बनाई हुई है, मेरे वेबसाइट पे और मेरे ऐप पे अवेलेबल है। आप जाके अब भी फटाफट डाउनलोड कर लो और पास्ट के सारे न्यूमेरिकल्स एक साथ फटाफट आप क्विकली रिवाइज कर सकते हो विथ आंसर्स प्रॉपरली दिए हुए, ठीक है। तो ये आपके लिए मैंने एक थोड़ा सा किया हुआ है। वेटेज तो दिया ही हुआ है, वेटेज उसमें भी इंक्लूडेड है, और हर अटेम्प्ट में क्या क्वेश्चन है और क्या आंसर है पूरा मैंने आपको अलग से 15 पेजेस की फाइल है, आप अच्छे से उसको स्टडी करें। आगे बढ़ते हैं, अब टिप्स पे आते हैं कि क्या मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, क्या मेरे कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहूंगा। सबसे पहला है कि क्योंकि ये रिटर्न पेपर है और 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क, 7 मार्क, 8 मार्क, ऐसे अलग अलग मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो काफी बार क्या होता है कि आप पढ़ते पढ़ते ऐसा होता ही है कि आप ये सोचोगे कि यार 1 या 2 लाइन का कुछ कंसेप्ट है या 1 या 2 लाइन का कोई प्रोविजन है, ये कैसे पूछेंगे, 3 मार्क का है तो भाई कुछ कुछ पॉइंट्स तो होने चाहिए ना उसके अंदर, तब जाके 3 4 या 5 मार्क का वो पूछा जाएगा। तो आप छोटे छोटे जो टॉपिक्स है ना वो छोड़ देते हो, और अब उसको इंस्टीट्यूट बहुत ही स्मार्टली इनडायरेक्टली वो पूछ रहा है। तो अब वो लोग क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे 2-3 टॉपिक क्लब करके बड़ा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक जो आपने स्किप किए होते हैं ना, वही आपके अब पेपर में आपको दिखेंगे। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स के लिए कुछ क्वेश्चंस भी क्रॉप करके आपको दिखाए हैं। देखो, पहला है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर इज डिफरेंट फ्रॉम पब्लिक ऑफर, ठीक है, कैसे उनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग है
इसको पहले आपको बताना है, एल्यूसिडेट यानी ब्रीफली आपको समझाना है, और फिर अलग से चिपका दिया, क्योंकि सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का क्वेश्चन तो 3 मार्क का ही बनता है, या बहुत ही छोटा उसका एक्सप्लेनेशन है, आए ख्याल में। इसलिए उन्होंने छोटे छोटे और पॉइंट्स ऐड कर लिए जो इंडिविजुअली देखो पूछे ही नहीं जा सकते। ये सारे जो 3 टॉपिक्स हैं जो मर्ज करके एक साथ पूछे जा रहे हैं, अलग अलग वो पूछे ही नहीं जा सकते, मर्ज करके बढ़िया पूछ लिया, ठीक है। तो फिर उसमें और जोड़ा है, इज देयर एनी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिटर सर्टिफिकेट आफ्टर इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स व्हेन सच शेयर्स आर ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। तो खासकर अब मैं स्वेट इक्विटी की बात करूं तो स्वेट इक्विटी आपने देखा ही होगा कि छोटे 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 सारे पॉइंट्स छोटे हैं, तो इसीलिए काफी लोगों को ऐसा भी लगता है कि यार इस पे कैसे क्वेश्चन आएगा, और टैंग टैंग 7 मार्क का क्वेश्चन स्वेट इक्विटी पे आ गया, मतलब आप सोच भी नहीं पाओगे 7 मार्क्स का ऐसा कोई फुल फ्लेज टॉपिक बड़ा है ही नहीं, क्योंकि काफी बच्चे मैं देखता हूं खासकर सेल्फ स्टडी वाले 8 और 7 मार्क का जो क्वेश्चन आता है उनको लगता है कि जो लंबे लंबे क्वेश्चन है ना वही आ सकते हैं, और वो उसी एंगल से पढ़ते हैं। तो आजकल ऐसा नहीं हो रहा है, जमाना बदल गया है, इंस्टीट्यूट आपका बदल गया है, छोटे छोटे बारीक बारीक पॉइंट्स को 4-4 टॉपिक्स को क्लब करके एक बड़ा क्वेश्चन बनाया जा रहा है। तो इसका क्रक्स क्या है कि छोटे छोटे टॉपिक्स भी आपको कवर करने पड़ेंगे और स्मार्टली आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। और छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखना मेरे ख्याल से ज्यादा दिक्कत नहीं है, टू द पॉइंट होते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, तो वो उसको इतना याद रखने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ध्यान से स्मॉल टॉपिक्स को भी कवर करें, ठीक है। तो मैंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए हुए, देखो व्हाट डू यू मीन बाय यूपीआई, सिर्फ यूपीआई नहीं आ सकता सेपरेट क्वेश्चन, पर इसमें दे दिया व्हाट इज यूपीआई, फिर वेदर यूज ऑफ यूपीआई एज अ पेमेंट मैकेनिज्म इज मैंडेटरी, व्हाट इज द टाइम लिमिट, व्हाट इज द लिमिट वन कैन अप्लाई फॉर अ पब्लिक इशू थ्रू यूपीआई, मॉनेटरी लिमिट आपको पूछी गई है, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे 1-1, 2-2 मार्क के क्वेश्चन क्लब करके बढ़िया 5-5 मार्क के क्वेश्चन बना के आपको पूछे जा रहे हैं, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस पे भी ध्यान देना है। और एक है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉन्जी स्कीम, हु रेगुलेट सीआईएस एंड लिस्ट एनी 4 की एस्पेक्ट्स ऑफ लॉन्चिंग ऑफ सीआईएस, ठीक है। देखो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, क्लब करके बढ़िया 5-5 मार्क के क्वेश्चंस आपको पूछे गए। आ रहा है अंदाजा मैं क्या चीज की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो आई होप आप छोटे छोटे टॉपिक्स को स्किप करने की गलती नहीं करोगे ये सोच के कि यार इस पे कैसे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए फिर एक जेन्युइन डिफिकल्ट एरियाज या क्या डिफिकल्ट आपको जा सकता है इसकी बात करते हैं, और इसके लिए आप क्या कर सकते हो। मेरे ख्याल से मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से पूरे पेपर में 4 या 5 क्वेश्चंस आते हैं एल्यूसिडेट, जो मैंने अभी आपको बताया ना, लाइन दी रहेगी, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, एल्यूसिडेट ब्रीफली। ये मेरे ख्याल से सबसे डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको समझेगा ही नहीं कि मैं लिखूं क्या, क्योंकि लाइंस इतनी कॉमन, इतनी जेनरिक, इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं कि उसको क्या ही एक्सप्लेन करें, ऐसा आपको लगेगा कि यार ये तो फैक्ट है, ये तो एकदम सही लाइन लिखी है, इसको मैं क्या एक्सप्लेन करूं। भाई कोई गलत लाइन है तो उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्यों वो गलत है, एक्चुअल में सही क्या है, ये आप लिख सकते हो, एटलीस्ट यू हैव समथिंग टू स्टार्ट। लेकिन कुछ लाइंस ऐसी आ रही हैं, इतनी जेनरिक और इतनी सिंपल आ रही हैं कि आपको मतलब आप सोच में पड़ जाओगे कि यार इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, क्या लिखूं। तो यहां आपको हार्डवर्क करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। पास्ट के एटलीस्ट जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, एल्यूसिडेट, एक्सप्लेन, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट, ये वाले आपको लिख के प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। रोज एक लेके बैठ गए तो भी काफी है, और इसके लिए कुछ अलग से मत पढ़ो, पढ़ा हुआ सब है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ ये आपके जो आप पढ़ रहे हो उससे कुछ हटके आ रहा है, आप जो पढ़ रहे हो उसी में से है वो, उसके लिए कोई सेपरेट प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस की मेरे ख्याल से जरूरत है कि जो भी आपको आता है वो आप लिखोगे कैसे, ये आपको मेन समझना है कि कोई भी सेंटेंस, कोई भी कंसेप्ट से रिलेटेड कोई सेंटेंस आ जाए, कोई प्रोविजन से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट आ जाए तो उसके बारे में लिखते क्या है, ये आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, एक टॉपिक उठाओ, पास पेपर इंस्टीट्यूट के सब अवेलेबल है, सजेस्टेड आंसर्स, आईसीएसआई के गाइडलाइन आंसर्स अवेलेबल है, तो वो लेना है, कोई भी क्वेश्चन उठाना है और खुद पहले लिख के देख लेना है। अगर आपकी पढ़ाई हो गई है उसके बाद ये ट्राई करना है, तो आप लिख के देखो, आंसर चेक कर लो, पहले आप लिखो, बिना आंसर देखे आप पहले लिख के देखो, तो आपको क्या परेशानी जाएगी आपको समझेगा कि आपको लिखना क्या है, ये समझेगा नहीं, क्योंकि लाइंस इतनी इजी, इतनी जेनरिक होती हैं कि उसके बारे में आप लिखोगे कि आपको समझेगा नहीं। तो पहले आप गलती कर लो, पहले आप खुद सोच के लिखो
और फिर आप आंसर देखो, तो आपको आइडिया आ जाएगी कि अच्छा इसमें ये भी लिखना है, अच्छा इसमें ऐसा लिखना है, तो आपको आइडिया आ जाएगी। पहले गलती करो, पहले आप आंसर देख लोगे, फिर आप गलती करोगे नहीं तो आपको समझेगा ही नहीं कि क्या गलत हो सकता है। तो पहले आप ट्राई करो, खुद ट्राई करो। जो भी लाइन है, जेनरिक लाइंस है, वो आप पास में जो आ चुके हैं एटलीस्ट वहां से आप स्टार्ट कर लो। और जब आप सारे पास पेपर के इस टाइप के क्वेश्चंस कवर कर जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कि आपको एक माइंड में एक लॉजिक समझ में आ जाएगा कि क्या टाइप के लाइंस को उठा के पूछा जा सकता है। तो पढ़ते पढ़ते ही आपको फिर आगे ध्यान आ जाएगा कि जब आप नॉर्मल जेनरिक लाइंस इस टाइप की पढ़ोगे ना, आपको लगेगा, आपको क्लिक होगा कि ये लाइन उठा के एक्सप्लेन करने के लिए पूछी जा सकती है। तो आप पढ़ते पढ़ते ही अपने आंसर्स भी बनाना स्टार्ट कर दोगे, ये होगा, बिलीव मी। बस शराफत से सारे पास पेपर के जो एल्यूसिडेट वाले क्वेश्चंस है ना, वो आपको ट्राई करने हैं लिख के। ये आपको करना है, इतना आपको करना है, ठीक है। चलो, तो ये एक एरिया है, मुझे लगता है काफी डिफिकल्ट जाएगा आपको। फिर इन जनरल मैं कहूं तो केस स्टडीज थोड़ी डिफिकल्ट होती है उसको आंसर बनाने में, क्योंकि इसमें आपको आंसर ड्राफ्ट करना है। बेसिकली जहां भी आपको आंसर ड्राफ्ट करना पड़ रहा है ना, वो डिफिकल्ट है। शॉर्ट नोट्स डायरेक्टली पॉइंट वाइज आपको लिखना होता है। तो पार्ट बी में मैंने आपको बताया, पार्ट बी थोड़ा इजी है, पार्ट बी में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो पार्ट बी में इतनी डिफिकल्टी आपको नहीं जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपको आंसर फॉर्मेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो पूरा प्रॉब्लम पार्ट ए में है, और इसीलिए जग जाहिर है कि पार्ट ए सबको डिफिकल्ट लगता है, पार्ट बी किसी को भी डिफिकल्ट नहीं लगता, क्योंकि वो इजी है, कंटेंट लिमिटेड है, 2 ही चैप्टर्स हैं, और ऊपर से पेपर जो भी है जो एकदम डायरेक्ट आता है, इसीलिए पार्ट बी सबको इजी जाता है। और पार्ट ए इसलिए लोग घबरा जाते हैं कि यार पार्ट ए को कवर कैसे करें। तो पार्ट ए की दिक्कत ये है कि उसमें एटलीस्ट आधा पेपर, मार्क माय वर्ड्स, आधा पेपर ऐसा आएगा जो आपको फॉर्मेशन करना पड़ेगा। 10-15 मार्क का तो न्यूमेरिकल आ गया, वो तो अलग हो गया, ठीक है। बचा हुआ जो है उसमें कम से कम, मैं कह रहा हूं ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम आधा पेपर ऐसा होता है जिसमें आपको आंसर ड्राफ्ट करने पड़ते हैं। और उसमें लगता है सर टाइम, उसमें लगता है टाइम, और उसमें चाहिए बहुत सारी प्रैक्टिस। अगर आप नहीं करोगे तो आपको टफ लगेगा ही लगेगा। अगर आपने सही तरीके से उसकी प्रैक्टिस कर ली तो पार्ट ए भी मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा आपको टफ लगेगा, ठीक है। तो आपको एक ये एल्यूसिडेट वाली प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको जो मैंने बताया छोटे छोटे टॉपिक्स जो क्लब करके क्वेश्चन आए हैं वो भी सारे कवर कर लेने हैं, तो आपको आइडिया आ जाएगी कि छोटे छोटे टॉपिक्स किस तरह से कवर अप करने हैं। जैसे आईसीडीआर में आप देखोगे भर भर के छोटे क्वेश्चन हैं, भर भर के, कुछ भी क्लब करके मैं पूछ सकता हूं, क्योंकि सब पब्लिक इशू से रिलेटेड है, क्लब करके एक ही साथ पूछा जा सकता है। तो इसलिए कह रहा हूं आईसीडीआर में ऐसा है। स्वेट इक्विटी में मैंने बताया था, स्वेट इक्विटी में भी सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। तो ऐसे जहां भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उन सबको भी आपको अच्छे से कवर करना है, ये सोच के कि ये क्लब करके पूछा जा सकता है, ठीक है। और फिर जो मैंने कहा केस स्टडीज, केस स्टडीज में अगर कहूं तो केस स्टडीज ओवर द इयर्स, ओवर द अटेम्प्ट्स अगर आप देखोगे केस स्टडीज कंसिस्टेंटली कहां से आ रही हैं, एक आ रही है टेक ओवर कोड। टेक ओवर कोड से प्लेन क्वेश्चन बहुत ही कम आ रहा है, एक्सप्लेन वाले 1-2 बार आए हैं, बट केस स्टडीज हमेशा उसकी आते रहती है, केस स्टडीज बहुत ज्यादा आती हैं। तो SAST केस स्टडी वाला पूरा है, तो आपको केस स्टडी के एंगल से ही पढ़ना है। उसको जनरल नॉर्मल शॉर्ट नोट लिखते बैठो, ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले, आए ख्याल में। तो ये ध्यान देना, लेक्चर बायस को मैंने ये बताया हुआ है कि उसमें कोई भी टॉपिक है 12-12 पॉइंट्स है। अब ये 12-12 पॉइंट्स को याद रखने का टेंशन मत लो, कोई शॉर्ट नोट नहीं आने वाला जिसमें आपको पूरे पॉइंट लिखने पड़े। टू द पॉइंट स्पेसिफिक सिचुएशन उठा के आपको पूछा जाएगा, तो आपको सिचुएशंस पे ध्यान देना है। SAST पूरा आपको सिचुएशन के एंगल से पढ़ना है कि कहां कहां एग्जम्पशंस हैं, एग्जम्पशंस पे क्वेश्चंस आते हैं, एस्क्रो अकाउंट पे क्वेश्चंस आते हैं, एप्लीकेबिलिटी पे आते हैं, जो मैंडेटरी ओपन ऑफर है उस पर कब अप्लाई होता है नहीं होता है उस पर क्वेश्चंस आते हैं, आए ख्याल में। तो केस स्टडी के एंगल से ही पढ़ना है। फिर आपका इनसाइडर ट्रेडिंग, वो भी केस स्टडी ड्रिवन है, बहुत ज्यादा केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस उसमें आते हैं, तो आपको उसको भी उसी एंगल से पढ़ना है इनसाइडर ट्रेडिंग के हिसाब से, ठीक है। तो ऐसे ही है। और आई थिंक डी लिस्टिंग भी डायरेक्ट प्लेन क्वेश्चंस डी लिस्टिंग से भी नहीं आते, वो भी सिचुएशनल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है। और अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, आईसीडीआर, LODR, इनमें से भी बड़े बड़े लंबे लंबे क्वेश्चन आ रहे हैं। डिस्प्यूट वाले, इससे भी जो ओम्बड्समैन और वो जो है वो भी बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। CIS के भी जो हाल ही में पेपर आया था, CIS के भी सारे क्वेश्चन केस स्टडी ड्रिवन थे। तो अभी अचानक से मैं देख रहा हूं 2 से 3 अटेम्प्ट से केस स्टडी आई, जो लंबे लंबे क्वेश्चंस होते हैं ना, ये अचानक से बढ़ गए।
स्टार्टिंग के 3-4 पेपर देखोगे उसमें बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आए हैं, एक एक लाइन वाले जो नॉर्मल प्लेन क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज्यादा आए हैं। पर ऑल ऑफ सडन 2 अटेम्प्ट अगर आप पास उठा के देखोगे तो प्लेन क्वेश्चंस बहुत ही कम है, बहुत ही नेग्लिजिबल है। पार्ट ए में बहुत कम है। पार्ट ए में सब लंबे लंबे क्वेश्चन है, या तो न्यूमेरिकल्स हैं, या तो केस स्टडीज हैं, या तो ये जो छोटे छोटे 4-4 क्वेश्चन क्लब करके एक बड़ा क्वेश्चन बनाया जा रहा है। सिंपल 1 लाइन 2 लाइन का क्वेश्चन एक भी नहीं है, बहुत ही कम है। तो इसीलिए आपको तैयारी भी उसी हिसाब से करनी है। कोई भी डायरेक्ट शॉर्ट नोट पार्ट ए में आता नहीं है। शॉर्ट नोट पार्ट ए में आता ही नहीं है, सिर्फ पार्ट बी में आता है वो। पार्ट ए में सब न्यूमेरिकल्स, केस स्टडीज, एल्यूसिडेट द फॉलोइंग, या 3-3 4-4 छोटे टॉपिक क्लब करके बड़ा क्वेश्चन, ऐसा ही आ रहा है। और पार्ट ए में आपको क्वेश्चन पढ़ने में भी टाइम लगने वाला है। हर क्वेश्चन 4-4 5-5 लाइन का है, 5-5 6-6 लाइन के सारे क्वेश्चंस हैं। तो पढ़ने में, समझने में, प्लानिंग करने में कि कैसे लिखना है, इसमें भी अच्छा खासा टाइम लगता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, ये सारी चीजें कंसिडर करनी है। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है और फुल सिलेबस पेपर भी देके देखना है, तभी आप सारी गलतियां अभी कर लोगे और एक्चुअल पेपर में कम से कम गलतियां होंगी आपकी। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से कुछ डिफिकल्ट एरियाज हैं जिसमें कंसिस्टेंट प्रैक्टिस लगेगी। उसके बिना सर टीचर आपको हेल्प नहीं कर सकता, मैं बता रहा हूं आपको। अगर आपको लगेगा बस सर मैराथन डाल देंगे मैं देख लूंगा, कुछ हेल्प नहीं होने वाली। मैं बता रहा हूं, कुछ भी हेल्प नहीं होने वाली, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम लिखने की है। आपकी प्रॉब्लम मैराथन या वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो भी होगी तो वो मैराथन से दूर हो जाएगी। आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करना है, आपको कुछ टॉपिक समझने हैं, मैराथन आपको हेल्प करेगी। पर केस स्टडी कैसे आंसर करनी है, एल्यूसिडेट वाले कैसे लिखने हैं, ये मैराथन में नहीं होता कवर। खुद ही बता रहा हूं नहीं होता है कवर। तो उसके भरोसे मत बैठो, उसकी प्रैक्टिस आपको अलग से करनी है, खुद करनी है। कुछ समझ में आ रहा है? उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए बता रहा हूं। एटलीस्ट स्टार्ट विद द पास्ट पेपर्स के सारे केस स्टडीज लिख के देख लो, फिर आप आंसर चेक करो इंस्टीट्यूट से। पास्ट के सारे न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व करके देख लो, पास्ट के सारे एल्यूसिडेट वाले क्वेश्चन करके देख लो, इससे काफी हेल्प मिलेगी। और इससे आपको एक समझ में आ जाएगा कि यार क्या टॉपिक्स को उठा के कैसे पूछ रहे हैं, एक आइडिया आ जाएगी। और वो फिर आप रिवीजन के वक्त जब आप पढ़ोगे ना, रिवाइज करोगे ना, आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। पढ़ते पढ़ते ही आपको क्लिक होगा, अरे यार ये ऐसे पूछा जा सकता है, अरे वो ऐसा पूछा जा सकता है। तो जब तक आप पास पेपर सारे कवर नहीं करते अच्छे से, अंडरस्टैंडिंग वाइज प्रॉपरली, एक क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को जब तक आप नहीं समझते हो, आपको डिफिकल्टी लगेगा पार्ट ए। तो पार्ट ए को सिंपल बनाना है, पूरे पेपर को तोड़ो, पेपर को एकदम तोड़ दो कि कैसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, फिर उसी टाइप के क्वेश्चंस और कहां कहां बन सकते हैं, आपको धीरे धीरे आइडिया जरूर आएगी। क्लियर है? तो ये मेरे ख्याल से जेन्युइनली टफ एरियाज हैं जहां पे आपको सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी कंसिस्टेंटली। 2 दिन बैठ के सर कर लिया, ऐसे कुछ फायदा नहीं होने वाला। ये ऐसी चीजें हैं सर, रोज आधा घंटा देना पड़ेगा, रोज आधा घंटा देना पड़ेगा। प्रॉमिस मी यू विल गिव हाफ एन आवर डेली। मैं 1 घंटा भी नहीं बोल रहा, सिर्फ आधा घंटा। एक क्वेश्चन रोज आपको करना है। आपके पास 50 दिन है, 50 दिन है आपके पास, मैं बता रहा हूं 50 दिन है। आप आराम से 1 या 2 क्वेश्चन भी रोज करो, आधा घंटा ही लगता है उसमें, आपका बहुत अच्छा कमांड आ जाएगा, स्पीड बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और एक इमेजिनेशन चालू हो जाएगी कि इस टाइप के क्वेश्चन और क्या कहां कहां पूछा जा सकता है। तो रिवीजन के वक्त ही आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि जो आप पढ़ रहे हो वो कैसे पूछा जा सकता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको तभी आ जाएगी। क्लियर है? तो आई होप, आई जस्ट वॉन्ट कि आप ये करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा रिवाइज कैसे करें? तो रिवाइज सिंपल है, सीक्वेंस ध्यान देना है। सबसे पहले पार्ट बी पकड़ना है। पार्ट बी में दोनों चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो आपको 100% कवर करने की कोशिश करनी है। चुनिंदा 2-3 टॉपिक अगर आपको बहुत टफ लगते हैं, डेरिवेटिव्स ये वो या कुछ और भी हो सकता है, आपको बहुत टफ लग रहा हो, तो वो चुनिंदा 2-4 टॉपिक आप स्किप कर सकते हो। बाकी पूरा का पूरा हर टॉपिक जो मॉड्यूल में है वो सब आपको कवर करना है। ठीक है, क्लियर है क्या? ठीक है, तो सारे टॉपिक पार्ट बी के कवर करने हैं। मतलब इंटेंशन क्या है? इंटेंशन ये है कि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, हर चीज आपकी पढ़ी हुई होनी चाहिए, हर चीज आपकी पढ़ी होनी चाहिए। एक भी क्वेश्चन पार्ट बी का ऐसा नहीं आना चाहिए कि जो आपको डामाडोल है, ये पढ़ा नहीं है या ये याद नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जम के तगड़ी मेहनत करनी है, पार्ट बी पे मल्टीपल रिविजन्स करनी है। अगर आपकी 3 रिविजन का टारगेट है तो मैं कह रहा हूं उससे अच्छा आप करो
कि मुझे पार्ट बी के 4 रिविजन्स करने हैं या 5 रिविजन्स करने हैं और एक आध रिविजन पार्ट ए का कम कर दो, चल जाएगा। पर पार्ट बी के रिविजन्स पार्ट ए के कंपैरिजन में ज्यादा होने चाहिए। 1 या 2 रिविजन्स एक्स्ट्रा कर दो पार्ट बी की, और बिलीव मी 30 मार्क्स का अगर है ना, 18 से 21 मार्क, कितने, 18 से 21 मार्क, 18 से लेके 21 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। आधी पासिंग पहले 1 घंटे में आपकी आ सकती है। मास्टर स्ट्रोक है मेरे हिसाब से, जो मैं आपको काफी सालों से मैं एसएलसीएम का बताते आ रहा हूं, ठीक है। तो 1 आवर मैक्सिमम आपको लगेगा, 1 आवर सिर्फ मैक्सिमम लिखने में लगेगा। क्यों सर? क्योंकि सब प्लेन क्वेश्चंस हैं, उसमें आपको सेंटेंसेस बनाना या कुछ ज्यादा सोचने का काम नहीं है। पढ़ा हुआ होगा, क्योंकि मल्टीपल रिविजन्स किए हुए हैं, तो पॉइंट्स एक एक करके अपने आप आपको याद आते जाएंगे। आपको आंसर ड्राफ्ट करने में जो टाइम लगता है ना, वो यहां नहीं लगेगा, कि सब डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। एक आध या एक क्वेश्चन ही आता है जो या तो न्यूमेरिकल होगा या तो थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स होगा। बाकी सारे क्वेश्चंस प्लेन और टू द पॉइंट होते हैं। आप डायरेक्टली लिखना स्टार्ट कर सकते हो और 1 घंटे में ही 30 मार्क्स का पेपर आपका सॉल्व हो सकता है। 5-10 मार्क्स ज्यादा ले लेना, 5-10 मिनट्स ज्यादा ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। पर 1 घंटे या सवा घंटे में 30 मार्क्स का पेपर सॉल्व हो जाएगा, और ये पूरा क्रीम पेपर होगा जिसमें आपकी आंसर क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। तो आप 18 मार्क्स भी आराम से स्कोर कर सकते हो। 18 से लेके 20 मार्क्स मेरे ख्याल से हर बच्चा स्कोर कर सकता है, अगर उसका कवरेज पूरा है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और रिविजन ज्यादा है, और राइटिंग प्रैक्टिस भी ठीक ठाक आपकी अगर हो चुकी है, तो आप आराम से 20 मार्क यहीं निकाल सकते हो 1 घंटे में, ठीक है। उसके बाद पार्ट ए आपको करना है, ठीक है। देन रिवाइज पार्ट ए। पार्ट ए में जो भी बचा हुआ टाइम है आप एलोकेट कर सकते हो। मैंने टाइम का भी एलोकेशन दिया है कि जितना भी रिवीजन के लिए आपके पास टाइम है, पहले आपको सोचना पड़ेगा। काफी बच्चे जब रिवाइज करने बैठते हैं ना, उनको टोटल टाइम पता ही नहीं है, ऐसे ही बैठ गए, पता ही नहीं है कब तक कंप्लीट करना है, ऐसे ही पढ़ रहे। तो ये नहीं करना है। पहले टाइम डिसाइड कर लो कि अगर आप एसएलसीएम रिवाइज करने बैठे हो, कितना टाइम आप देना चाहते हो। 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे, वॉट जो भी होगा, डिपेंड करता है ना। आप सिंगल ग्रुप वाले हो, बोथ ग्रुप वाले हो, पहली रिवीजन है, सेकंड रिवीजन है, थर्ड रिवीजन है, मुझे क्या पता। टाइम आप खुद डिसाइड कर लो। टाइम का 40% टाइम पार्ट बी को दे दो, 40% टाइम आप पार्ट बी को दो। थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहा हूं, मार्क्स 30% है लेकिन टाइम 40% दे रहा हूं, क्योंकि वहां ज्यादा एफर्ट लेना आपको जरूरी है। कवरेज फुल होना चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, और ज्यादा रिविजन्स करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ज्यादा बार रिवाइज करो, ठीक है। 40% ऑफ टाइम गिव टू पार्ट बी, आपके 20 मार्क वहीं पक्के हो जाएंगे, और बचा हुआ 60% टाइम आप पार्ट ए को दे सकते हो। और उसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आईसीडीआर, एलओडीआर, म्यूचुअल फंड्स, डीलिस्टिंग या बायबैक, ये सारे बड़े जो चैप्टर्स हैं जिसमें से कंसिस्टेंटली हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, एससी एसटी हो गया, इनसाइडर ट्रेडिंग हो गया, ये चैप्टर्स को पहले पढ़ना है। और जो लो वेटेड चैप्टर्स हैं, डिपॉजिटरी हो गया, सेबी एक्ट हो गया, सिक्रा हो गया, ये थोड़ा लास्ट के लिए आपको रखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उतना ही उसमें पढ़ना है, क्योंकि मॉड्यूल में आपको भर भर के दिया है। आप सेबी सिक्रा देखोगे, भर भर के टॉपिक दिए, वेटेज नहीं है उतना, एक आधी क्वेश्चन आता है और रिपीटेडली इंपॉर्टेंट एरियाज में से ही आता है। तो ऑफ बीट जो बहुत टॉपिक्स हैं वो आप स्किप कर सकते हो, जो मॉड्यूल में भर भर के दिए, खासकर सेबी एंड सिक्रा एक्ट में। क्लियर है? तो ये आपको एक इमेजिनेशन आ गई होगी, एक प्रोसेस, एक माइंडसेट आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे रिवाइज करना है, ठीक है। पार्ट बी पहले लेके बैठना है, पार्ट ए बाद में लेना है। पार्ट बी को 40% टाइम देना है, 60% टाइम पार्ट ए को देना है। पार्ट बी पूरा कवर करना है, पूरा कवर करना है, और पार्ट ए में इंपॉर्टेंट पहले कवर करना है, और जो लो वेटेड चैप्टर है वो सबसे लास्ट में रखने हैं, और उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर करके जाने हैं, ठीक है। फिर है अटेम्प्ट कैसे करोगे, तो सेम, पहले पार्ट बी अटेम्प्ट करना है, 1 घंटा देना है बस, 1 घंटा या 10 मिनट एक्स्ट्रा, अगर आपका लिख के नहीं हो रहा तो 1 घंटे में ही आपका पार्ट बी हो जाएगा, क्योंकि आपका सब पढ़ा हुआ है, देखा दिखाया ही पेपर आता है। तो आप पूरा 1 घंटे में अच्छे से अच्छी क्वालिटी के आंसर्स आप लिख के आ सकते हो। और उसके बाद पार्ट ए लिखो। पार्ट ए में भी जब आप लिखोगे तो ऐसे फुल क्वेश्चंस पहले लेना है जो आपको अच्छे से आते हैं, जो उसके सब पार्ट सारे के सारे आपके पढ़े हुए हैं वो पहले करना है। एक आध दो भी आपको अगर नहीं आ रहे उसके अंदर के, तो उसको लास्ट के लिए रखना है। जो भी सारे सब क्वेश्चंस जिसके भी ज्यादा से ज्यादा आपको अच्छे से आते हैं वो पहले लिखना है, ठीक है। अच्छे आंसरिंग वाले जो भी हैं, जो आप बेटर आंसर कर सकते हो, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, मार्किंग पे फर्क पड़ता है। तो आप सबसे बेस्ट जो आंसर कर सकते हो, जो आपको आते हैं, पढ़े हुए में से ही आए हैं, वो पहले आपको आंसर करने हैं। और जहां भी आपको बहुत ज्यादा टेंशन है, आपको लग रहा है ये पढ़ा हुआ नहीं है, 3 क्वेश्चन है, 3 में से 2 आ ही नहीं रहे, तो ऐसे क्वेश्चन सबसे आखिरी के लिए आपको रख देने हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको करना है।
ठीक है, सीक्वेंस आपको ध्यान देना है, पार्ट बी ही पहले लिखना है और सीक्वेंस आगे पीछे कर सकते हैं। काफी बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि सर ऐसे कैसे पार्ट बी पहले लिखेंगे, लिख सकते हैं भाई, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बस जो उसके सब क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 5 है उसके 4 सब क्वेश्चंस हैं, कोशिश करो कि सब क्वेश्चंस एक जगह पे लिख दो। सब क्वेश्चंस में भी सीक्वेंस बदला जा सकता है पर एक ही जगह लिखो। 5A इधर लिख रहे हैं, फिर 5B कहीं और लिख रहे हैं, 5D फिर एकदम आखिरी में लिख रहे हैं, ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, एक जगह पे ही होने चाहिए। और सब क्वेश्चंस का भी सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन 5 चालू किया तो क्वेश्चन 5 के सारे सब क्वेश्चन एक ही जगह पे होने चाहिए, फिर आप कोई और क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया, और ये आपके इंस्ट्रक्शन शीट में भी लिखा होता है। चलो, तो ये सब था जो मुझे आपको बताना था। ठीक है, आई होप कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको इस वीडियो से जरूर मिला होगा। डू लाइक द वीडियो ताकि मुझे पता चले कि आपको इससे कुछ बेनिफिट मिला है, और मैं और मेहनत करूं और ज्यादा टाइम डिवोट करूं आपको गाइड करने में, रिवाइज करने में, या मैराथन जो भी मैं लेने वाला हूं, सब लेने वाला हूं, सब आएगा। आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करता हूं। बस मैं इतना एक लाइन में सब आपको बताना चाहता हूं। आप अपने काम पे ध्यान दो, मैं अपने काम पे ध्यान दे रहा हूं, हर चीज सही समय पे आ जाएगी। आप चिंता मत करो, एक एक करके सब चीजें आ जाएंगी। बस मेरा उत्साह बढ़ाओ ताकि मैं आपको हेल्प कर पाऊं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, और डू शेयर द वीडियो विथ ऑल योर सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स। सेल्फ स्टडी वाले बच्चों को सबको ये भेजो ताकि उनको भी ये समझ में आए और वो ये सारी गलतियां न करें, सारे मेरे नोट्स को यूज करें। अच्छा, रिवीजन नोट्स भी अवेलेबल हैं, अमेंडेड दिसंबर 22 के एसएलसीएम के रिवीजन नोट्स अवेलेबल हैं मेरे वेबसाइट पे। सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अलग से एक फाइल में अवेलेबल हैं। ठीक है, सारे जो भी नोट्स हैं, प्रॉपर रिवीजन मटेरियल है, वो सब मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। ठीक है, थैंक यू सो मच।